हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिचय टेस्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे कि आज का सेशन किस ओर जाने वाला है ना। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो किस तरह का आएगा, उसका पैटर्न किस अनुसार होगा और उसमें क्वेश्चन किस तरह के दिए रहेंगे। इन सारे सवालों का जवाब हम आज के इस सेशन में बात करेंगे, ठीक है, आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों दिल थाम कर बैठ जाइए। आज के सेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सामने किया हूँ और जो कि आपके लगभग प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आज के इस सेशन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन प्रेस जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए, आज के इस सेशन के द्वारा हम आपके ऊपर क्वेश्चन की बारिश करते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे आपको इन सारे क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। जो पहले आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है उसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपके पेपर को सॉल्व करेंगे। जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और पूर्णांक कितने रहेगा, 70 का रहेगा। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 15 मिनट मतलब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। क्या करना है, जो आपको शुरू 15 मिनट रहेगा दोस्तों, आप उसको पेपर को अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका पेपर किस तरह का आया है, कौन सा पेपर किस तरह का है, यानी आपका पेपर कितने खंडों में बटा, ये सब आप 15 मिनट के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि जो आपका पेपर रहेगा ये 2 भागों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपका दोस्तों जो पेपर है वो 2 खंडों में बटा रहेगा, एक खंड आ में और एक खंड बा में। जिसमें दोस्तों जो आपका खंड आ रहेगा ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, इसमें 20 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्न का रहेगा बहुविकल्पी रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा आपका कितने का, 20 नंबर, यानी आपका खंड आ क्या रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो आप खंड बा रहेगा ये वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, इसमें आपको लिखने के लिए रहेगा, प्लस जो मानचित्र कार्य आता है उसके लिए भी खंड बा ही रहेगा, ठीक है। दोस्तों, इस तरह से क्या रहेगा आपका ये सब भरने का रहेगा। आप इसको सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो कि अभी हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। देख लीजिए, खंड बा आपका क्या रहेगा, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आज के क्वेश्चन का। जो आपका पहला क्वेश्चन क्या उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका खंड आ है ये क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है ना। तो देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस वंश के शासकों की पुनर्व्यवस्था की गई थी, है ना। कितना फेमस क्वेश्चन। तो देख लीजिए, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन यहाँ पे दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ क्या है, हिंसबर्ग है। सेकेंड ऑप्शन है आर्लिया। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों, बोर्बो है। और चौथा क्या है, जारशाही। तो दोस्तों, जो वियना है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जो बोर्बो वंश था उसको क्या किया गया, उसी को क्या किया गया, पुनर्विस्थापित किया गया। किसको, बोर्बो वंश को, ठीक है। अब देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते, समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। तो सेकेंड दोस्तों जो गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था 1931 ईस्वी को किया गया था। कहाँ पर, लंदन में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। आपको ये बताना है कि किन राष्ट्रों को क्या किया गया था, मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस, ये जो 3 देश है दोस्तों, ये तीनों देश मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, ठीक है। दोस्तों, ये मित्र राष्ट्र है क्या, जब आपके यहाँ पे विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जो देश था, देश 2 गुटों में बटा था। कितने गुट में बट गया था, 2 गुट में। उस गुट में एक का नाम था धुरी राष्ट्र। क्या नाम था, धुरी राष्ट्र, जिसमें जापान, इटली और जर्मनी जैसे 2 लोग उसमें शामिल थे, ठीक है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर सेकेंड आता है उसका नाम था मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन जैसे सारे यहाँ पे देश शामिल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुट यहाँ पे बढ़ गया था। आपको यही बताना था कि मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल था। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल इसमें था, बस, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, जो सत्ता में साझेदारी है इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कौन, बेल्जियम। कौन किया है, बेल्जियम के द्वारा ही इस शब्द का ही अच्छा मतलब बताया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। क्या पूछ रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किस तरह से होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती है संघात्मक शासन प्रणाली में,
केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। किसमें किसमें बांटा जाता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या करते हैं? एक संख्यात्मक शासन प्रणाली के द्वारा अधिकारों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या कि इसमें से कौन सा कथन है जो अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही नहीं है? आपको इसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से कथन है जो अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में सही कथन नहीं है। तो दोस्तों जो अश्वेत क्या है शक्ति आंदोलन है, ये 1966 से उभरा था, मतलब प्रारंभ हुआ था और 1975 तक चला था। ये भी सही है। कब तक चला? 1975 तक चला था। इसके बाद यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, ये भी सही है। तो दोस्तों जो आपके यहाँ पे चौथा ऑप्शन है क्या कि इसमें शांतिपूर्वक तरीकों की वकालत की गई थी, ये जी नहीं, ये बिल्कुल आपका गलत कथन है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर यह एक उग्रवादी आंदोलन हुआ तो इसमें शांतिपूर्ण तरीकों की कोई बात ही नहीं हुई, है ना। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला कथन क्या है, उसको देख लेते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो नामक पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? आपको क्या करना है? इसके लेखक बताना है। तो इसके लेखक दोस्तों कौन है? रूसो। कौन है इसके लेखक? रूसो है। किसके? सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हम कह रहा है क्या कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट था ये पारित हुआ था कब? 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, यानी 1920। आपका बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? आपके यहाँ क्या बताना दोस्तों? यहाँ पे बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1992 ईस्वी को भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आज के इसके अगले क्वेश्चन को। अगले सेशन में कह रहा है क्या कि भारत में कितने प्रतिशत भू धरातल पर मैदान का विस्तार है? आपको यहाँ पे ये बताना है दोस्तों कि अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल देख लिया जाए तो इसके कितने प्रतिशत क्षेत्रफल क्या है? मैदान है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका क्या है 43% जो है आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। भारत में 43% भू धरातल पर ही क्या पाया जाता है दोस्तों? मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, इतना का आपको कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन का क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। अगला यहाँ कह रहा है कि चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था? आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि जो चीता है, चीता को कब भारत में लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया? तो 1952 से ही, यानी कितना पहले से ही भारत में क्या हुआ? चीता लुप्त हो गया था 1952 से ही। या क्या कर दिया गया? लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया। किसको? चीते को। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जल संग्रहण विधि राजस्थान में से परिचित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जो जल संग्रहण की विधि है जो राजस्थान में जो लोग रहते थे इस विधि से परिचित नहीं। कौन कौन सी यहाँ पे? जोहड़ है, खादीम है, गुल है, टांका। दोस्तों जो आपको यहाँ पे गुल है, गुल जो जल संग्रहण विधि है इससे जो राजस्थान के लोग हैं इससे परिचित नहीं है। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, उसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन से है ना। कि आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से राज्य हैं भारत के जिसमें सर्वाधिक मात्रा में गरीबी अर्थात निर्धनता पाई जाती है। दोस्तों ये है कौन सा? बिहार और उड़ीसा दोस्तों ऐसे राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक मात्रा में निर्धनता का परसेंटेज पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। आपको यहाँ पे ये बताना दोस्तों कि जो कोडरमा है ये झारखंड में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो कोडरमा है ये प्रसिद्ध है अभ्रक का उत्पादन। यानी झारखंड का दोस्तों जो कोडरमा क्या है, एक खांड है, इससे सर्वाधिक मात्रा में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन का, उसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी दोस्तों उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं क्या? विदेशी निवेश। क्या कहते हैं उसको? विदेशी निवेश कहते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एशिया के 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं और जातीय समूहों में संघर्ष था।
अब यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा आप दो देश को नाम बताइए जहाँ पे जो दो भाषाओं के मध्य लोगों में क्या था, संघर्ष चल रहा था। तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं, श्रीलंका दोस्तों है, और क्या है, एक लेबनान है। क्या है, एक श्रीलंका है और एक लेबनान है। दो देश ऐसे थे दोस्तों जहाँ पर भाषाओं के आधार पर दो जाति समूह आपस में संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, उसको समझ लेते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है। आपको क्या बताना है कि ऐसा कौन सा विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मुद्रा दोस्तों क्या है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये क्या है, केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, बाकी पुलिस, कृषि, सिंचाई दोस्तों ये जो आपको तीन दिख रहे हैं ना, ये तीनों क्या है, राज्य सूची के विषय हैं, और जो मुद्रा है ये क्या है, केंद्र सूची का विषय है। दोस्तों यहाँ पे राज्य सूची जो होती है, इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि ऐसे क्या है, यहाँ पे सूचियाँ जिस पर क्या करते राज्य सरकार का अधिकार हो उस पर कानून बनाती है। तो यानी पुलिस, कृषि और सिंचाई, इस पर क्या करती है, राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर मुद्रा है, मुद्रा पर केवल केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुनौती किसे कहते हैं, है ना। चुनौती किसको बोला जाता है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि विभिन्न प्रकार के संघर्षों को चुनौती कहते हैं, या विभिन्न तरह की मुश्किलों को चुनौती कहते हैं, या तो लोकतांत्रिक अव्यवस्था को चुनौती कहते हैं, या इनमें सभी जो है आपको बताना है ना। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए, जो कहता है कि जो चुनौती किसे कहते हैं, तो यह क्या है, विभिन्न तरह की जो मुश्किलें होती हैं, विभिन्न तरह की मुश्किलों को ही क्या कहते हैं, चुनौती कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है। आपको यहाँ बताना है कि जो विनिर्माण है, विनिर्माण जो क्षेत्र है, इसका किस क्षेत्रक से संबंध है। तो इसका संबंध है दोस्तों किससे, द्वितीय क्षेत्र जो होते हैं, इस क्षेत्रक के द्वारा विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह जो आपका खंड आ है वो समाप्त होता है। अब हम लोग खंड बा को हल करते हैं, जो कि आपका पूरी तरह से वर्णनात्मक प्रश्न है, प्लस मानचित्रकार भी दिया रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि खंड आपका आ गया है। और दोस्तों जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है, ये एक तो आपका क्या लघु उत्तरी प्रश्न टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आता है लघु उत्तरी मतलब कि दीर्घ उत्तरी टाइप का क्वेश्चन आता है। और दोस्तों जो आपका इस टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसको आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आप कह रहा है कि पुनः पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखना है आपको। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या कि जैव और अजैव संशोधन क्या होते हैं, इसको आपको उदाहरण भी देना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेकंड यहाँ बात कर रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली क्यों अपनाया गया था, इसका रीजन आपको बताना है। या तो अगर आपको ये नहीं करना, सेकंड आप कर सकते हैं क्या, सेकंड आप दिया कि संघवाद क्या है। ठीक है, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं को आपको लिखना है। अब बात कर रहे हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हम कह रहा है क्या कि रबड़, जो दोस्तों यहाँ क्या है, रबड़ की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में उल्लेख करना है आपको। जो रबड़ है, रबड़ की कृषि के लिए कौन कौन से दोस्तों ऐसे दशाएं हैं जिसमें क्या होता है, रबड़ का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करते हैं तो भारतीय कृषि की तो कोई 3 विशेषताओं को अगर आप बता देते हैं तो आपको इसमें भी क्या मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप इसको क्वेश्चन करें चाहे आप ये करिए, आपके इच्छा अनुसार है, जिस पर आपको अच्छी तरह से पकड़ है, नॉलेज है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, उसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप क्या है, 4 नंबर का, ये कह रहा है क्या कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर क्या है, आपको ये स्पष्ट करना है। ठीक है, किसमें मौद्रिक राष्ट्रीय आय में और वास्तविक राष्ट्रीय आय में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप सेकंड भी कर सकते हैं क्या कि विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं का महत्व का वर्णन करना है। जो विकसित देश हैं उसमें आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से संचालित होती हैं, उनका महत्व क्या है, आपको क्या करना है, इसके बारे में वर्णन करना है। ठीक है, अब आप देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है क्या, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो आपका वर्णनात्मक है, वर्णनात्मक का पार्ट 2, यानी ये क्या है दोस्तों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, जो आपको 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखना है आपको, कि जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ है उसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है क्या कि ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको ये भी लिखना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको मिल जाएगा कितना,
6 नंबर आपको आसानी से एग्जामिनर दे देगा। लेकिन कब देगा? जब आपका वहाँ पे अच्छे से उसका वर्णन करेंगे, आपकी राइटिंग स्पष्ट और सुव्यवस्थित होगी, तब आपको क्या करेगा? पूरा पूरा नंबर दे देगा। ठीक है। सेकंड यहाँ कह रहा है दोस्तों क्या, सेकंड क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। ठीक है। जो भारतीय संदर्भ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सत्ता की साझेदारी है, इसका आपको क्या करना है? एक उदाहरण देना है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको इसका एक रीजन बताना है। रीजन कैसा होना चाहिए? युक्तिपरक और नैतिक होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, सेकंड में कह सकते हैं क्या कि विकेंद्रीकरण क्या होता है और इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं चारों का उल्लेख करना है ना। आपके यहाँ ये बताना है कि जो विकेंद्रीकरण है ये आखिर है क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसका संविधान में किस तरह से इसकी व्यवस्था की गई, किसकी विकेंद्रीकरण की। इसके बाद कह रहा है कि इसका आपका करना चाहिए, किन्हीं चार चीज़ों का उल्लेख करना है कि विकेंद्रीकरण का हमारे संविधान में किस तरह से इसका व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप कह रहा है क्या कि मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन करना है, कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है, और इसके अथवा करके दिया है कि चावल की खेती के लिए युक्ति परिस्थितियों का क्या करना है? वर्णन करना है। आपको ये बताना है कि अगर आप चावल खेती कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन सी उपयुक्त परिस्थितियाँ होनी चाहिए, आपको यहाँ पे उसका यहाँ पे डिटेल से वर्णन करना है। अगला यहाँ कह रहा है क्या कि उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। जो उपभोक्ता आंदोलन है दोस्तों, इसका आपको रीजन बताना है कि ये क्यों हुआ, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है। इसके ऑप्शन के रूप में आपको दिया है क्या कि भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं को क्या करना है? व्याख्या करना है कि भारत में जो विदेशी व्यापार आ रहा है, जो हो रहा है, इसकी कोई तो आपको 3 व्यवस्थाओं का क्या करना है? आपको उल्लेख करना है। ठीक है। इतने समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आगे क्या मानचित्रकार, कि आपको मानचित्र कैसे यहाँ पे भरना है। ठीक है। तो दोस्तों जो आपका मानचित्र आकार आता है ये केवल टोटल 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। इसमें 5 नंबर दोस्तों रहता है हिस्ट्री के लिए मानचित्र रहता है, और 5 नंबर रहता है किसके लिए? जियोग्राफी भरने के लिए। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है क्या कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में इस सिंबल द्वारा, यानी आपको इस सिंबल के द्वारा क्या करना है? उसको भरना किसमें? मानचित्र में। द्वारा दिए गए नाम सहित दर्शाइए तथा सही अंकन की आपको कितना मिलेगा? आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक। यानी अगर आप उसका सही नाम देते हैं तो इसके लिए आधा नंबर मिलेगा, और सही तरह से क्या कर दीजिए, अगर आप उसको दर्शा देते हैं तो इसके लिए आपको आधा नंबर मिलेगा। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? एक प्रश्न के लिए कितना मिल जाएगा आपको? 1 नंबर आपको दे देगा एग्जामिनर। और दोस्तों जो आपको वहाँ पर एग्जाम में क्या होगा कि आपको वहाँ पर 2 मैप दिया जाएगा, एक हिस्ट्री के लिए और एक जियोग्राफी के लिए दिया जाएगा। ठीक। 2 मैप आपको दिए जाते हैं और उसमें आउटलाइनिंग होती है, मतलब वहाँ पे प्रत्येक राज्यों को अलग अलग दर्शाया नहीं जाएगा, केवल आपको केवल मैप दिया जाएगा कि आपकी ये मैप है। उसके बाद उसमें आउटलाइन रहेगा, आपको उसमें अपने प्रैक्टिस के अनुसार क्या करना है कि यहाँ पर बताना है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और कौन सा डिवीजन कब कहाँ कैसे हुआ था। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आज पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो उसको करना क्या है यहाँ पे कि अगर आप इसका करेक्ट आंसर देते हैं तो उसके लिए मिलेगा आपको आधा नंबर, और आप उसको अच्छे स्थान पर, जैसे मतलब कि इसका जो आंसर आएगा आप मानचित्र में क्या कर दीजिए कि उसका वहाँ पे अच्छी तरह से क्या कर दें, निरूपण कर देते हैं, अंकन कर देते हैं, तो उसके लिए मिलेगा आपको आधे नंबर। इस तरह टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ कह रहा है क्या कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1920 में कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता कहाँ पड़ता है दोस्तों? कोलकाता पड़ता है कहाँ? पंजाब में। तो कहाँ पड़ता है ये? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है क्या? कोलकाता पड़ता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1929 में दोस्तों ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या
कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था। दोस्तों यहाँ कह रहा क्या कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था कहाँ पे, नागपुर में। और नागपुर कहाँ पड़ेगा दोस्तों, नागपुर पड़ता है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मतलब कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा आपको डाउट हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, लेकिन दिसंबर 1920 का दोस्तों जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था नागपुर यानी महाराष्ट्र में हुआ था। ये आपको अंतर यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो दोस्तों ये जो आप देख लेना 1920 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में दोस्तों क्या हुआ था, लाहौर में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यानी जो आपका 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये भी लाहौर में हुआ था। इसके बाद जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ये भी इसी अधिवेशन में की गई थी, यानी लाहौर में भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए जो मानचित्रकार आता है उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे मानचित्र नहीं दिया जाएगा, केवल आपको उसमें आंसर लिखना रहता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है क्या कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था 1920 वाला, ये हुआ था मद्रास में। और 1927 में दोस्तों आप देख लीजिए कह रहा है क्या, सॉरी जो दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये हुआ था कहाँ पर, ये हुआ था नागपुर में, ठीक है। और 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मद्रास। मद्रास कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कह रहा क्या 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसके बाद बात कर रहा क्या कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ था, तो 1929 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो लाहौर में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों का आंसर होगा लाहौर, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि जो जियोग्राफी है, भूगोल है, भूगोल के लिए मानचित्रकार किस तरह का आता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा कि दिए गए भारत के मानचित्र का क्या करना है, दर्शाना है। यानी यहाँ पे भी आपको एक मैप दिया जाएगा आउटलाइनिंग का, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नागार्जुन सागर बांध को इस सिंबल द्वारा आपको दर्शाना है। दोस्तों जो हिस्ट्री का था, हिस्ट्री में केवल आपको यहाँ पे केवल एक ही सिंबल दिया था, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग सिंबल दिया है, किसमें, भूगोल के लिए। इसमें कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध क्या करना है कि आपको इस जो त्रिभुज बना है इसके द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो कपास है, कपास का उत्पादक क्षेत्र को इस जो प्लस 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 है इसके सिंबल्स द्वारा आपको दर्शाना है। तो दोस्तों जो नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कपास में कहाँ पड़ेगा दोस्तों, कपास का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। जो कि अभी हम आपको मैप के द्वारा आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। अगला यहाँ कह रहा है क्या कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र बताइए और आपको इस सिंबल के द्वारा क्या करना है, इसको दिखाना है, ठीक है। बॉक्साइट उत्पादन का, तो दोस्तों जो बॉक्साइट उत्पादन होता है ये सबसे अधिक मात्रा में होता है कहाँ पर, उड़ीसा में होता है। कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हैदराबाद का करना है, हैदराबाद का क्या करना है आपको, जो हैदराबाद है ये क्या है कि कहाँ पर स्थित है, आपको इस सिंबल द्वारा क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। अगला हम कह रहा है क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी को इस जो सिंबल हम देख रहे हैं, हैशटैग दिख रहा है ना, स्टार करके, उस सिंबल को द्वारा क्या करना है आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कि यहाँ पे जो सिंबल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी का ये क्या है आपका, ये आखिरी क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन था ना, कह रहा है क्या ब्रह्मपुत्र नदी घाटी को दर्शाना था, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि जो नागार्जुन सागर बांध है इसको इस सिंबल द्वारा दर्शाया गया है। हैदराबाद को इस तरह से दिखाया गया है, कहाँ पर है, तेलंगाना में है। और नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश में है। और ये क्या दिख रहा है, ये बॉक्साइट का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दोस्तों, गुजरात है ना, गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है किसके लिए, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का क्या दिया है, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी यहाँ से बहते हुए कहाँ तक गई है, अरुणाचल प्रदेश तक गई है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से क्या था, ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्या था, ये पूरा क्षेत्र विस्तार यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो, मेरी क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।